आज रोशनी महल में किसी खास मौके पर दरबार लगाया गया था। ऐसे तो रोशनी महल बेहद खूबसूरत थी ही, लेकिन आज उसे और भी खूबसूरती से सजाया गया था। महल के रसोई में अच्छे स्वादिष्ट भोजन बन रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे महल में छाने लगी थी। महल में आज प्रजा की भीड़ लगी हुई थी और आज का विशेष दरबार लगाया था। सभी अतिथि गण पधार चुके थे। वे सभी अपने राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी दरबारी सबको सावधान करता हुआ कहता है, होशियार, रणथंभौर के महाराज चंद्रभान पधार रहे हैं। नगाड़े की आवाजें पूरे महल में गूंज उठी। सभी अतिथि गण खड़े हो गए। राजा चंद्रभान दरबार में उपस्थित हो रहे थे। चेहरे पर विनम्र मुस्कान, सरल स्वभाव लिए वो सबसे पहले अपनी भाभी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जीते रहिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको चंद्रभान। धन्यवाद भाभी माँ। जन्मदिन की बधाई काका सा। धन्यवाद पुत्र पृथ्वी। धन्यवाद पुत्र उदय। राजा चंद्रभान अपने दोनों भतीजे को प्यार स्नेह देते हुए प्रजा के पास जाते हैं। धीरे धीरे सभी अतिथिगण और दरबार के लोग राजा को जन्मदिन पर बधाई शुभकामनाएं देते हैं। प्रजा फूलों की बरसात करती है, ढोल नगाड़े बजाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे जन्मदिन पर आप सभी हमें शुभकामनाएं देने पहुंचे। कृपया सभी भोजन ग्रहण करके जाए। प्रजा को विदाई देकर चंद्रभान की नजरें यहाँ वहाँ ढूंढती है। भाभी माँ, हमारी पुत्रियां कहाँ हैं? राजा के कहने भर से ही एक सुरीली आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। वो लड़की दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास जाती है। हम यहाँ है पिताश्री। उसकी महीन सी आवाज, गोरा रंग, बड़ी आंखें, मीठी मुस्कान लिए वो अपनी पिताजी की ओर चली आ रही थी। अरे अरे संभल कर पुत्री, राजा ने अपनी पुत्री से कहा, जो दौड़ी चली आ रही थी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको पिताजी। उसके हाथों में गुलमोहर के फूल रहते हैं, जिसे वह अपने पिताजी को उनके जन्मदिन पर तोहफे स्वरूप देती हैं। ओहो, इसकी क्या आवश्यकता थी? और क्या हाल बना कर रखा है अपने चेहरे पर धूल माटी। आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा मैथिली। क्षमा करे पिताजी, हमें बधाई देने में देरी हो गई। और वैसे भी हमें कुछ नहीं होगा पिताजी, क्योंकि हम वीर पराक्रम की पुत्री है और वीर योद्धा की बहन। चंद्रभान, आपकी पुत्री से बातों में कोई नहीं हरा सकता है। रानी कलावती राजा चंद्रभान की भाभी माँ ने मैथिली को देखकर कहा। बड़ी माँ, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब तो हमारा कान छोड़िए। राजकुमारी मैथिली बच्चों जैसी सूरत बनाती हुई बड़ी माँ से कहती है। बड़ी हो गई हो, लेकिन बच्चों वाली आदतें गई नहीं है आपकी। कितनी बार कहा है बिना बताए कहीं मत जाए, लेकिन नहीं, एक भी बात नहीं सुननी आपको। लेकिन बड़ी माँ, अगर आज गुलमोहर के फूल नहीं लाते तो पिताजी को जन्मदिन पर विशेष उपहार क्या देती भला? और आपको तो पता है पिताजी को गुलमोहर फूल कितने पसंद है। राजकुमारी मैथिली ने कहा। ये क्या पुत्री, हमने आपको बताया है न बड़ी माँ की बात सदैव मानना। फिर क्या जरूरत थी आपको बिना किसी को बताए जंगल में जाकर गुलमोहर के फूल लाने की? आप सैनिकों को बोल देती, वो लेकर आते आपके लिए फूल। राजा मैथिली से कहता है और मैथिली आंखें बंद किए सुनती जाती हैं। लेकिन पिताजी, हमें तो अपने हाथों से आपके लिए फूल लाने थे, आपके विशेष उपहार के लिए। राजकुमारी मैथिली बड़ी ही सरलता कहती है तो राजा चंद्रभान उसे गले से लगा लेता है। पिताजी, जीजी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैथिली यहाँ वहाँ देखती हुई कहती है। वह अभ्यास कर रही होगी, कुछ ही क्षण में आ जाएगी। महाराज ने कहा। ठीक है, हम जीजी को देखकर आते हैं पिताजी। कहते हुए राजकुमारी मैथिली दौड़ती हुई अभ्यास कक्ष की ओर जाती हैं। राजकुमारी मैथिली अभ्यास कक्ष की ओर जा रही थी कि वहां से आती तलवारों की आवाज से ठिठक जाती हैं। अरे बाप रे, यहाँ आने की हिम्मत तो कर ली हमने, लेकिन आगे कैसे जाए? हमें तो इन तलवारों की आवाज से अधिक भय लगता है। तभी एक सैनिक राजकुमारी को रास्ते में मिलता है। राजकुमारी की जय हो। अच्छा सुनो, जीजी अभ्यास कक्ष में है। राजकुमारी मैथिली सैनिक से कहती हैं। नहीं राजकुमारी, आज वह शीघ्र ही अभ्यास करके जा चुकी हैं। अच्छा हुआ, अब हमें अभ्यास कक्ष में जाने की आवश्यकता नहीं, हम जीजी के कक्ष में ही उनसे मिल लेते हैं। कहते हुए राजकुमारी महल के कक्ष की ओर चल पड़ती है।
वहीं एक कमरे में हजारों औजार उपस्थिति थे, एक एक तेजधारी तलवार। वह कक्ष एक राजकुमारी का जरूर था, लेकिन वहां लड़कियों वाले साज सज्जा के सामान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उसी कमरे में मौजूद कुछ दासियां उस लड़की के कक्ष में उन्हें योद्धा वाले वस्त्र से साधारण वाले वस्त्र पहनाती है। अब वह दासियों को हाथों से इशारा कर जाने को कहती है और अपनी तलवार को प्रणाम करके उसे मयान में रखती है कि तभी पीछे से कोई उसे जकड़ लेता है और वह तलवार निकाले उसकी गर्दन पर घुमा देती है। आह, जी जी, हम हैं आपकी छोटी बहन मैथिली। मैथिली डरते हुए कहती हैं, हमने कितनी बार कहा है आपसे कि दबे पांव हमारे कक्ष में मत आया कीजिए। राजकुमारी दामिनी राजा चंद्रभान की बड़ी पुत्री हमेशा चेहरे पर गुस्से तेज लिए रहती है। आप भी न जीजी, अपने ही महल में कैसा संदेह, और हम तो सदैव आपके कक्ष में आते जाते रहे हैं, फिर भी आप हमारे कदमों की आहट नहीं पहचानती। बकवास बंद कीजिए अपनी मैथिली। आप अभी बच्ची है, आपको महल या राजसत्ता के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ पग पग संदेह करना पड़ता है, हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दामिनी ने बेहद गुस्से से कहा, किंतु आप अपनी छोटी बहन पर तो आंख बंद कर विश्वास कर सकती है, क्योंकि हम तो आपसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। राजकुमारी मैथिली ने अपनी जीजी को गले से लगकर कहा, प्रेम विश्वासघाती होता है मैथिली, इसके झांसे में कभी नहीं आने चाहिए। लेकिन आप अभी छोटी है और भोली भी, इन सब बातों को आप अभी समझ नहीं पाएगी। दामिनी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, वैसे हम समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारी प्यारी जीजी जो है हमारी रक्षा करने। मैथिली दामिनी के बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अगर कभी हमसे ही तुम्हें खतरा हो तब आप किसके पास जाएगी मैथिली? दामिनी ने व्यंग से कहा, ये सब हमें नहीं पता जीजी, आप भी न हमेशा हमें योद्धा वाली ज्ञान देती रहती हो, हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। राजकुमारी मैथिली नाराजगी जताते लगी, इसलिए तो कहते हैं तलवारबाजी की अभ्यास कीजिए, लेकिन आपको तो पूरे महल में दौड़ लगानी है और फालतू के कार्य करने हैं। दामिनी ने कहा, जी ये तलवार अभ्यास तो नहीं करना हमें, ये सब आप ही कीजिए, हम तो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में अच्छे भले हैं। राजकुमारी मैथिली ने कहा, अच्छा जीजी, आप ये सब छोड़ो और हमारे साथ चलिए, आज पिताजी का जन्मदिन है, आपने उन्हें शुभकामनाएं दी। मैथिली दामिनी से कहती हैं, नहीं, हम अभ्यास कर रहे थे, अभी दे आते हैं। दामिनी ने कहा, तो फिर चलिए हमारे साथ, हम आपको पिताजी के कक्ष तक ले जाते हैं, इससे पहले आप पिताजी की प्यारी गुड़िया बन जाए। मैथिली ने दामिनी को शीशे के सामने बैठा दिया। क्या मतलब है आपका? दामिनी ने कहा, यही कि जीजी कभी तो राजकुमारी की तरह वस्त्र पहना कीजिए, और आज तो विशेष दिन है, आपको तो अच्छे से तैयार होना चाहिए, और आप अभी भी योद्धा वाले वस्त्र पहनी हुई है। मैथिली ने कहा और दामिनी के बाल संवारने लगी। आपको पता है न, हम इसी तरह के वस्त्र पहना करते हैं, और क्या बुराई है इन वस्त्रों में? दामिनी ने कहा, उफ, मेरी प्यारी जीजी, आपको न कोई नहीं समझा सकता, पर जिस दिन आपके हृदय में किसी के लिए प्रेम ध्वनि सुनाई देगी, आप खुद को इन शीशों में बार बार देख कर संवारेंगी। मैथिली ने अपनी जीजी से कहा, आप और आपकी बातें, अब चलिए पिताजी जी से मिलकर आते हैं। दामिनी ने कहा और वो जाने के लिए उठी। हाँ, हम तो तब से कह रहे हैं, बस आप ही तैयार नहीं हो। आप इतनी बातें लाती कहाँ से हो मैथिली? कहते हुए दोनों कक्ष से बाहर आती हैं, लेकिन मैथिली की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। राजकुमारी मैथिली स्वभाव में सरल, नटखट और मीठी बातों से सबका मन जीत लिया करती हैं। ठीक उससे विपरीत राजकुमारी दामिनी हमेशा चेहरे पर गंभीर भाव और हर किसी पर संदेह रखने वाली। वो हर वक्त चौकन्ना रहती है। उनका मानना है कि अपने हो या पराये राज परिवारों में षड्यंत्र का माया जाल सदैव बिछाया रहता है। वो दोनों बहनें राजा चंद्रभान के कक्ष में जाती हैं, जहां राजा मंत्री से कुछ कार्य के विषय में वार्तालाप कर रहे होते हैं। नहीं मंत्री महोदय, हम चाहते हैं जितनी जल्दी इस राजगद्दी को उसके असली वारिस संभाल ले, हम इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आखिर ये सब कुछ तो भ्राता और उनके पुत्रों का ही अधिकार था, हम तो उनके बाद कार्य संभाल रहे थे। अधिकार? कैसा अधिकार पिताजी? दामिनी चंद्रभान के कक्ष में प्रवेश करते ही पूछती है। अरे पुत्री,
अंदर आए आप दोनों। मंत्री जी, हम आपसे कुछ समय पश्चात बात करते हैं। उन दोनों को कक्ष में आता देख राजा मंत्री को जाने को कहता है। जी, जैसी आपकी इच्छा, मंत्री जी ने कहा और वहां से चले गए। पिताजी, आप मंत्री महोदय जी से किस विषय पर वार्तालाप कर रहे थे? दामिनी कक्ष में जाते ही अपने पिताजी से कहती है, जिस पर मैथिली अपने ही सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, उफ जी, आप सबसे पहले पिताजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं तो दीजिए। मैथिली ने कहा, जन्मदिन बधाई और शुभकामनाएं आपको पिताजी। धन्यवाद पुत्री। ये क्या पिताजी, आप आज भी कार्य कर रहे हैं? हमने आपसे कहा था न कि आज कोई भी कार्य नहीं करेंगे आप। आज आपको विश्राम करना है। मैथिली ने अपने पिताजी से कहा। पुत्री, हम कहाँ कार्य कर रहे थे, ये बस छोटा सा कार्य मंत्री जी को बताना था। महाराज ने कहा, छोटा बड़ा अब आप कोई कार्य नहीं करेंगे, अभी आप हमारे साथ बैठकर बातें करेंगे है न जी। मैथिली अपने पिताजी जी के बगल में बैठ जाती हैं। पिताजी, आप मंत्री जी से किस विषय पर वार्तालाप कर रहे थे? क्या कोई परेशानी है राज्य में? दामिनी ने महाराज से पूछा। नहीं पुत्री, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। वो तो हम। पिताजी, जी, हमने कहा ना, आज कोई कार्य के विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। आज आपका जन्मदिन है, ये बात आप बार बार क्यों भूल जा रहे हैं? मैथिली ने जिद से कहा। तभी दामिनी क्रोधित हो उठी। मौन रहिए मैथिली, हमेशा अपनी मनमानी करती हैं आप। पिताजी राजा है और उन्हें राज्य का अधिक कार्य रहता है। वो आपकी बात मानकर राज्य का कार्य छोड़ देंगे तो कौन संभालेगा राज्य का कार्य? आप जैसे न तो महल के विषय में कुछ पता है और न ही राज्य के विषय में, इसलिए मौन रहा कीजिए। दामिनी मैथिली पर धमकाते हुए कहती है, जिससे मैथिली का चेहरा उतर जाता है और वह ऋणवाशा हो जाती है। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, हमें ज्ञात नहीं था कि आपको अधिक कार्य होते होंगे। हमने आपका व्यर्थ में समय नष्ट किया। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी। कहते हुए मैथिली के आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई वहां से चली जाती है अपने कक्ष की ओर। यहाँ राजा दामिनी को समझाते हुए कहते हैं, राजकुमारी दामिनी, क्या आवश्यकता थी मैथिली को इस प्रकार डांटने की? वो छोटी है, बच्ची है अभी, किंतु आप तो बड़ी है, आपको तो समझना चाहिए। पिताजी, मैथिली अधिक व्यर्थ का कार्य करती हैं। जब देखो तब व्यर्थ की वार्तालाप करने लगती हैं। कोई कुछ कहता नहीं, इसलिए इस प्रकार अपनी मनमानी करती हैं। दामिनी राजा को मैथिली के बचकाने हरकतों के बारे में कहती हैं। राजकुमारी, मैथिली को जिम्मेदारी का ज्ञान नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। उनके लिए हम हैं, आप हैं, उनके दोनों भाई हैं। फिर वो क्यों व्यर्थ की चिंताएं लिए रहेगी? अभी उनकी उम्र ही क्या है? राजा मैथिली के विषय में दामिनी से कहते हैं, पिताजी, हम राज परिवारों से हैं। यहाँ सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। दामिनी अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है। बस बहुत हुआ राजकुमारी दामिनी, इसलिए हम अब अपने दोनों पुत्रियों पर विशेष ध्यान देंगे। इसके लिए हम अपनी राजा की पदवी से मुक्त हो जाएंगे और राजकुमार पृथ्वी को उसके अधिकार देकर राज्य के कार्यों से मुक्त हो जाएंगे। राजा गुस्से में वो बात कह गया जिसे मंत्री जी से कही थी। ये क्या कह रहे हैं आप पिताजी? राजकुमार पृथ्वी को आप राजा बनाना चाहते हैं? दामिनी के होश उड़ गए। ये हम नहीं राजकुमारी, ये तो सब पहले से ही तय था। हम तो उनके बड़े होने तक का राजपद संभाल रहे थे। आखिर इस राजपद का असली वारिस तो राजकुमार पृथ्वी ही है, क्योंकि उनके पिताजी यानी हमारे बड़े भाई की मृत्यु राजपद संभालते हुए ही हुई थी और अब उनके पुत्रों का इस पर अधिकार है। राजा दामिनी को पूरी बात बताता है। ये नहीं हो सकता पिताजी, आप बिना हमसे वार्तालाप करके इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या हमारा इस राज्य और राजपद पर कोई अधिकार नहीं है? क्या हम एक कन्या है तो हमारा राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं? दामिनी गुस्से से बौखला चुकी थी। पुत्री, ये आप क्या कह रही है? राजा विचलित हो उठे। आपने ये सही निर्णय नहीं लिया है राजा चंद्रभान सिंह, दामिनी ने बेहद गुस्से से कहा और वहां से चली गई। पुत्री दामिनी। महाराज जाते हुए दामिनी को देखते रहे। कहानी जारी रहेगी। कहानी में लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।